Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide। हम सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन जिसमें हम फिलहाल कवर कर रहे हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। हमने अभी तक ढेर सारे डेटा टाइप्स कवर किए हैं। टोटल 14 डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें से 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से चेक कर सकते हैं वो सारी की सारी वीडियोज और ये टॉपिक कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे मैं सारे नोट्स अपडेट करती हूँ। तो आज हम सीखेंगे सेट डेटा टाइप के बारे में। हम देखेंगे कि सेट डेटा टाइप जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों आ गई पाइथन में, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज द वे टू क्रिएट अ सेट डेटा टाइप एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सेट बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे प्रीवियसली डिस्कस्ड डेटा टाइप्स हैं जिसमें फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे इन फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूलियन एंड एसटीआर। इन सारे के सारे फंडामेंटल टाइप्स में आप देख रहे थे कि ये जो फर्स्ट 4 डेटा टाइप्स है इसमें आप सिंगल सिंगल वैल्यूज ही कवर कर पाते थे। जैसे कि इंट में आप सिर्फ 10 स्टोर कर सकते हैं, देन फ्लोट में 10.5, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। देन कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल है 10 + 20 जे, तो ये सिंगल वैल्यूज हैं। ट्रू एक सिंगल वैल्यू है जो बुलियन टाइप का डेटा है। तो इसी तरीके से ये 4 जो हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप्स थे इनमें सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही थी। जब बात कर रहे थे हम एसटीआर की, एसटीआर के अंदर आपके पास ये सपोज ये एग्जांपल है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। दिस इज 1 कैरेक्टर, दिस इज 2nd कैरेक्टर, दिस इज 3rd कैरेक्टर, दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। ओके, सो ये आपके पास सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर। देन हम बात कर रहे थे बाइट्स की जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स स्टोर करने का प्रोविजन था। ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हम स्टोर कर रहे हैं। ये एक लिस्ट है, लिस्ट को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ बाइट्स में। कुछ इस तरीके से हमने इसका सिंटेक्स देखा था। इस लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे थे बाइट्स में। हमारे पास बाइट्स की रेंज होती है 0 से लेकर 256 तक। आप जितने भी नंबर्स ले रहे हैं वो बाइट्स के अंदर आ जाएंगे, इसलिए आप इसे बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ग्रुप ऑफ नंबर स्टोर करने के लिए हमारे पास बाइट्स भी था और बाइट एरे भी था। ये दो हमारे पास डेटा टाइप्स थे जहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर स्टोर हो रहे थे इन द रेंज ऑफ 0 to 256। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए मेरे पास स्ट्रिंग था। देन मेरे पास एक रेंज डेटा टाइप था। रेंज डेटा टाइप में मेरे पास ये पर्टिकुलर रेंज के बाहर जाने का भी प्रोविजन था, मतलब इस रेंज के बाहर भी अगर नंबर स्टोर करने हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स स्टोर कर पा रही हूँ रेंज में बाइट्स और बाइट एरे की तरह। बट इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी रेंज में ही आपको नंबर्स लेने हैं, जितनी मर्जी रेंज आप बढ़ा सकते थे। तो ग्रुप ऑफ नंबर स्टोर करने के लिए एक और डेटा टाइप आ गया, रेंज डेटा टाइप। तो सिर्फ अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने की बात करें तो एसटीआर, अगर नंबर्स ग्रुप ऑफ नंबर स्टोर करने की बात करें तो बाइट्स, बाइट एरे एंड रेंज। देन हमारे पास थे लिस्ट और टपल, जिसमें हमने सीखा था कि अगर हमें ग्रुप ऑफ वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ग्रुप ऑफ वैल्यू स्टोर करनी है इनसाइड अ सिंगल ऑब्जेक्ट, देन वी कैन गो फॉर लिस्ट एंड टपल। बट इसमें क्या था कि हिटेरोजीनियस डेटा वाज अलाउड। यहाँ पे क्या होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस मतलब सिर्फ नंबर्स या तो सिर्फ कैरेक्टर्स। अलग तरीके का डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं था। यहाँ पे आप इंट भी ले रहे हो, यहाँ पे आप फ्लोट भी ले रहे हो, बुलियन भी ले रहे हो, स्ट्रिंग डेटा भी ले रहे हो। तो दिस इज हेटेरोजेनस डेटा जो आप लिस्ट में भी स्टोर कर पाते हो और आप टपल में भी स्टोर कर पाते हो। ये थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा आपको, बट आपको समझाने के लिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो प्लीज बेयर विद इट। अगर आपको हेटेरोजेनस डेटा स्टोर करना है देन यू कैन गो फॉर लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप। तो ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस्ड पार्ट है, आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी की कॉन्टिन्यूटी में और देखेंगे कि वो इन सब से कैसे अलग है। तो लिस्ट और टपल को याद रख लीजिए कि इसमें हेटेरोजेनस डेटा अलाउड है एंड इसमें भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज अलाउड है। तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए बेसिकली मेरे पास ये 5 डेटा टाइप्स
प्लस फंडामेंटल में से ये स्ट्रिंग। तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए अभी फिलहाल मैं 6 डेटा टाइप्स पढ़ चुकी हूँ, जिनमें से 4 ऐसे हैं जिनके लिए मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है कि होमोजीनियस डेटा ही है, और हिटेरोजीनियस डेटा स्टोर करने के लिए मेरे पास 2 डेटा टाइप्स हैं जो मैंने अभी तक पढ़े हैं, लिस्ट और टपल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेट डेटा टाइप। तो सेट डेटा टाइप के बारे में चलिए सीखते हैं कि सेट डेटा टाइप क्या होता है। Now set data type also represents group of unique values inside single entity। तो यहाँ पे भी बात हो रही है ग्रुप ऑफ वैल्यूज की। ग्रुप ऑफ वैल्यूज हम सेट डेटा टाइप के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो नोटिसेबल वर्ड है वो है यूनिक। अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा लेना है ऑब्जेक्ट के अंदर जिसमें यूनिक आइटम्स हैं, बिल्कुल यूनिक वैल्यूज हैं, देन वी कैन गो फॉर सेट डेटा टाइप। तो मतलब कि ना तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होने वाली हैं और ना ही इंसर्शन ऑर्डर सेव होने वाला है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो लिस्ट और टपल फॉलो करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज और इंसर्शन ऑर्डर वाला। लेकिन सेट डेटा टाइप में ऐसा कुछ नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन सेट डेटा टाइप एंड इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इंसर्शन ऑर्डर और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं बिकॉज ऑफ द indexing concept, but because indexing and slicing is not allowed in set, इसी वजह से ना तो insertion order preserve रहता है set data type में, ना ही duplicate values allowed होती हैं set data type के अंदर। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्रुप ऑफ वैल्यू स्टोर करनी है सिंगल एंटिटी के अंदर और आप चाहते हैं कि वो डेटा के अंदर बिल्कुल डुप्लीकेसी ना हो, सारी की सारी यूनिक आइटम्स उसके अंदर स्टोर हो, देन यू कैन गो फॉर सेट डेटा टाइप। बट इंसर्शन ऑर्डर विल नॉट बी प्रिजर्व्ड। डेटा रैंडम ऑर्डर में आपको दिखेगा। आप जिस ऑर्डर में डेटा डाल रहे हैं जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर पाए, रैंडम ऑर्डर में डेटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट सेट डेटा टाइप में नहीं है। तो ये तो चीजें हमने पढ़ी कि क्या क्या नहीं है। इंडेक्सिंग नहीं है, स्लाइसिंग नहीं है, इंसर्शन नहीं, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं है और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं सेट डेटा टाइप में। तो सेट डेटा टाइप में हमारे पास हिटेरोजीनस एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। तो ये कुछ हो गई मैचिंग सी चीज जो टपल और लिस्ट में हमने देखी है अभी कि हिटेरोजीनस एलिमेंट्स अलाउड होंगे। होमोजीनियस के लिए हमारे पास स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट एरे और रेंज डेटा टाइप है जिसमें हम होमोजीनियस डेटा स्टोर कर रहे हैं। नाउ लिस्ट एंड टपल एंड सेट आल्सो इज गोइंग टू स्टोर हिटेरोजीनस एलिमेंट्स। ओके, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा है। अगर हम उसे सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहते हैं देन वी कैन गो फॉर आइदर लिस्ट or tuple or set। okay, and set objects are mutable। तो म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि लिस्ट फॉलो करता है, लिस्ट्स आर म्यूटेबल एंड जस्ट लाइक लिस्ट सेट ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो म्यूटेबल एंड टपल वाज द इम्यूटेबल वर्जन ऑफ लिस्ट। तो हमने देखा था कि टपल और लिस्ट में जो भी डिफरेंसेस आ रहे थे वो इसी वजह से आ रहे थे क्योंकि टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है, बाकी एग्जैक्टली सेम था। तो यहाँ पे भी क्या है कि सेट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट इज फ्रोजन सेट, जो कि नेक्स्ट डेटा टाइप है। नेक्स्ट डेटा टाइप हम डिटेल में डिस्कस ना करते हो, मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि सेट और फ्रोजन सेट भी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि सेट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। दैट मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद आफ्टर क्रिएशन अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। बट अगर फ्रोजन सेट की बात करें, फ्रोजन सेट बिल्कुल सेट की तरह ही है बट वो इम्यूटेबल है, इसलिए उसके अंदर कोई चेंजेस आप नहीं ला सकते। फ्रोजन सेट का नाम भी थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में दर्शाएगा, क्योंकि फ्रोजन का मतलब हो गया बिल्कुल ही फ्रीज हो गया है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो आप। तो उससे भी याद आ सकता है आपको कि इट इज इम्यूटेबल। तो set objects are mutable and frozen set is immutable version of set objects। okay, अब देखते हैं कि सेट को डिफाइन करने का या सेट ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है।
तो पाइथन में आपको ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लिस्ट में हमारे पास वैल्यूज़ को एनक्लोज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, और टपल में हमारे पास वैल्यूज़ को एनक्लोज करने के लिए या तो पैरेंथेसिस थे, या आप कुछ भी ब्रैकेट्स अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ को एनक्लोज करने के लिए तो भी टपल डेटा कंसीडर हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नंबर्स सेव करने थे, लेट इट बी NUM नंबर्स, देन इक्वल टू, अगर मैं ले रही थी square brackets or 10, 20, 30, 40, and if I check the type of num, it was list। तो अगर मैं वैल्यूज को एनक्लोज कर रही थी इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स तो वो लिस्ट था। अगर मैं वैल्यूज को एनक्लोज ही नहीं कर रही थी, सिर्फ ऐसे ही वैल्यूज लिख रही थी, तो इट वॉज टपल। एंड अगर मैं वैल्यूज को एनक्लोज कर रही थी, सपोज num2 ले लेती हूँ, वैल्यूज को एनक्लोज कर रही थी इनसाइड पैरेंथेसिस, तो भी इट वॉज ट्रीटेड एज टपल ओनली। num2 was also tuple। तो अगर मैं वैल्यूज को एनक्लोज कर रही हूँ इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन इट वाज लिस्ट। अगर मैं वैल्यूज को एनक्लोज कर रही हूँ इनसाइड पैरेंथेसिस, देन इट वाज ट्रीटेड एज टपल। और अगर मैं वैल्यूज को किसी भी ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज नहीं कर रही हूँ, देन ऑल्सो इट वाज टपल। अगर मैं वैल्यूज को एनक्लोज करूंगी कर्ली ब्रेसेस में, सी दिस एग्जांपल नंबर 3, अगर मैं वैल्यूज को एनक्लोज कर रही हूँ इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, तो बन जाता है सेट डेटा का ऑब्जेक्ट। ओके, सेट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मतलब कि अगर मुझे वैल्यूज को कंसीडर करवाना है या वैल्यूज को सेव करना है इनसाइड सेट ऑब्जेक्ट, तो मुझे वैल्यूज को एनक्लोज करना है विद इन curly braces, and I have to separate the values using comma separator. Okay, so this is the syntax for creation of set object, that you have to keep the values inside curly braces and separate the values by using comma separator. This is one way of creation of set data object। अगर ये वाला आप एग्जाम्पल देखो, सो दिस इज हार्ड कोडेड वैल्यू, आप खुद वैल्यू डाल रहे हो। ये तो प्रोग्रामेटिक वैल्यूज हैं, आप कोडिंग करते हुए जब कोई वैल्यूज डालते हो तब उसको हार्ड कोडेड वैल्यूज बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप रन टाइम पे भी यूजर से डेटा लेके उसे सेट में सेव कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। तो अगर यही सेम काम हम लिस्ट से करवा रहे थे, तो हम देख रहे थे कि हम यूज कर रहे थे eval फंक्शन का। eval फंक्शन जो भी eval के अंदर डेटा होता है वो उसे कन्वर्ट करता है इनटू द स्पेसिफाइड डेटा टाइप, इनटू द रिक्वायर्ड डेटा टाइप एक्चुअली। तो पहले मैं आपको इनपुट फंक्शन बताती हूँ। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेने के लिए आई यूज द इनपुट फंक्शन, और इसके अंदर मुझे जो भी मैसेज प्रिंट करवाना होता है वो मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ मैं सेट में वैल्यूज इनपुट करवाना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी एंटर अ सेट ऑफ वैल्यूज। अब इसे यूज करके मैं यूजर से इनपुट ले सकती हूँ। ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि उसे क्या प्रिंट करना है या क्या डेटा इनपुट करना है। तो ये इनपुट फंक्शन जो है ये मुझे क्या दे देगा, रन टाइम पे यूजर वैल्यूज दे देगा। अब उस वैल्यू को मुझे स्टोर करना है सेट के अंदर, तो मैं इसको लिख रही हूँ set1, यानी जो भी डेटा यूजर इनपुट करेगा वो किस में चला जाए, set1 में चला जाए। बट हमें पता है कि इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा जो भी यूजर इनपुट देगा वो उसे स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो ये इनपुट फंक्शन की खासियत है कि इनपुट फंक्शन को आप जो भी मतलब आप यूजर जो भी रन टाइम पे डेटा डालेगा, इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। इसलिए हमें अपनी रिक्वायर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है उस डेटा को। फॉर दिस पर्पज वी यूज eval फंक्शन। eval फंक्शन जो है इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू सेट डेटा, जैसे हमने लिस्ट में देखा था। तो इनपुट फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग डेटा। अब वो स्ट्रिंग डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेट डेटा बिकॉज ऑफ दिस eval फंक्शन। आई विल टेल यू हाउ। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन चल रही है। एंटर अ सेट ऑफ वैल्यूज, मुझे मैसेज प्रिंट होता दिख रहा है ताकि मुझे समझ में आ जाए मुझे वैल्यूज जो प्रिंट करनी है वो सेट वैल्यू प्रिंट करनी है। अब सेट वैल्यू प्रिंट करने के लिए मुझे वैल्यूज को लिखना होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो यूजर को भी स्पेशली कर्ली ब्रेसेस यूज करनी पड़ेंगे। अगर सीधा वैल्यूज डालेगा तो वो टपल कंसीडर हो जाता है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते हुए मुझे डेटा लेना है
तो मैं कुछ डिफरेंट डेटा लेके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अब ये यूजर ने डेटा डाल दिया, कर दिया एंटर। ओके, अब ये डेटा जो है ये कहाँ गया होगा, इनपुट फंक्शन के पास। इनपुट फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया होगा, स्ट्रिंग डेटा। अब वो स्ट्रिंग डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेट के अंदर बिकॉज ऑफ दिस इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन इंटरनली इवैल्यूएट करेगा कि नहीं, यूजर ने था सेट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट दिया था तो मैं उसे सेट में ही सेव करता हूँ। एंड देन अगर मैं टाइप चेक करूं set1 की तो इट इज सेट। ओके, इवैल फंक्शन ने इंटरनली कैलकुलेट कर लिया कि यूजर ने सेट डेटा प्रोवाइड किया है तो उसे सेट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये set1 जो है वो सेट टाइप का है। अदरवाइज इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा हर चीज को स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। ओके, सो अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको eval फंक्शन का यूज करते हुए इनपुट फंक्शन को यूज करना है। और अगर यूजर ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते हुए डेटा डालेंगे तो ही ये सेट कंसीडर होगा। अगर यूजर थोड़ा सा इग्नोरेंट हुआ और यूजर ने उस तरीके की वैल्यू नहीं डाली तो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आता है। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट। तो अगर मुझे एक एम्प्टी लिस्ट कंसीडर करनी थी या एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी थी तो मैं एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रही थी। एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हुए मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाती थी। अगर मैं इसका टाइप आपको चेक करके बताऊं, द टाइप ऑफ एम्प्टी लिस्ट इज लिस्ट ओनली। अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी थी तो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रही थी। बट अगर मुझे एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, एम्प्टी सेट क्रिएट कर रही हूं मैं, एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए अगर मैं सिंपली कर्ली ब्रेसेस यूज करती हूँ तो क्या क्रिएट होता है, टाइप ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो अगर मैं सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लिख रही हूं तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ना कि सेट ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ही होने वाला है। तो अगर मैं खाली कर्ली ब्रेसेस ले रही हूँ, उसमें कुछ भी डेटा नहीं डाल रही हूँ, जस्ट लाइक मैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स ले रही थी तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो रहा था। सेट क्रिएट करने के लिए यानी एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस काफी नहीं है। अगर आप एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लेंगे तो डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है उसके लिए आपको कुछ और कमांड देनी पड़ती है। एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है सेट फंक्शन। अब सेट फंक्शन का यूज करना है और फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना, सिर्फ इसे ऐसे ही एंटर कर देना। तो खाली सेट फंक्शन को अगर आप यूज करते हो तो एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाएगा। अगर अब आप टाइप चेक करोगे एम्प्टी सेट का तो वो सेट ही है। ओके, अगर आप इसे प्रिंट करवाते हो तो ये वापस से सेट फंक्शन ही दिखाता है, कर्ली ब्रेसेस नहीं दिखाता है। क्योंकि कर्ली ब्रेसेस सिर्फ डिक्शनरी के टाइम ही आप यूज कर सकते हो। आई मीन एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस सिर्फ आप डिक्शनरी के टाइम ही यूज कर सकते हो। तो ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर एम्प्टी सेट की बात करें तो अगर मैं उसे प्रिंट भी कर रही हूँ तो भी मुझे यही मिलेगा, सेट फंक्शन, क्योंकि मैंने इसके अंदर सेट फंक्शन का यूज किया है टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट। तो आपको यही आउटपुट भी मिल रहा है। And now you have learned 3 ways to create set object. First is using hard code values, second is using a user input, and third is creating an empty set. Okay. Also, अगर आप किसी और तरीके की वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेट में तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज आई हैव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज and list of values is enclosed inside square brackets. So I'm taking some random input. If I want to convert this list, but before that I would like to show you the type of list one. Type of list one is list because these values are enclosed inside स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेट में तो आई विल बी यूजिंग सेट टाइप कास्टिंग फंक्शन, जो कि ये है आपके सामने। इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा था इसलिए एक एम्प्टी सेट क्रिएट हुआ था। बट अगर मुझे वैल्यूज को कन्वर्ट करना है तो भी मैं यही सेम फंक्शन का यूज करूंगी। अब मुझे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है तो एक नया सेट क्रिएट कर लेते हैं, सेट 2। ओके, सेट 2 इज इक्वल टू सेट टाइप कास्टिंग फंक्शन के अंदर मैं लिस्ट 1 डाल दूंगी। लिस्ट 1 को क्रिएट कर रही हूँ सेट नंबर 2 में। आप यहाँ पे कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं। सपोज जेड रख लिया मैंने। अब मैं अगर टाइप चेक करती हूँ जेड का,
z is a set now, ओके। और अगर इसकी वैल्यूज की बात करें, प्रिंट करवाती हूँ z, तो वैल्यूज आ गई, आप देख रहे हैं रैंडम वैल्यूज आई हैं, उसी ऑर्डर में नहीं आई हैं जिस ऑर्डर में लिस्ट में थी, बिकॉज सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है। ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है, इसलिए वैल्यूज रैंडम ऑर्डर में आपके पास प्रिंट हो रही हैं। बट आपके पास वो सारी की सारी वैल्यूज अब इसमें भी आ गई हैं जो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर थी। ऑल्सो रैंडमली डेटा लेते हुए मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने 154 जो है 2 बार लिख दिया था। एज यू कैन सी, मैंने 154 2 बार लिख दिया था, रैंडमली लिखा था। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ लिस्ट। अगर आप एक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो गलती से कभी कभी आप डुप्लीकेट डेटा लिख देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपसे हो गया हो और आप लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो सेट में, तो आप देखो 154 सिर्फ एक ही बारी आया है। 154 जो है वो सिर्फ एक ही बार कंसीडर किया गया है, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउड होती हैं। अगर ऐसी कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो सिर्फ एक ही बार कंसीडर की जाएगी। तो लिस्ट के अंदर 154 जो था वो 2 बार था, और सेट में जब मैंने उसे कन्वर्ट किया तो सिर्फ 154 एक टाइम आया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज मेरे पास ये है सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 के अंदर मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज ले रही हूँ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। ओके, कितनी सारी बारी मैंने 10 ले लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं सेट 3 को, तो सेट 3 के अंदर सिर्फ एक बार ही 10 आएगा। चाहे आप जितनी मर्जी बारी डुप्लीकेट वैल्यूज ले लो, सिर्फ एक अकरेंस ही उसकी कंसीडर की जाएगी, सिर्फ एक अकरेंस ही स्टोर होगी, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होंगी। लिस्ट में ऐसा नहीं था, लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते थे। तो अगर आपके पास प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर, देन यू कैन गो फॉर सेट डेटा टाइप। अगर आपके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड हो, तो आपको लिस्ट यूज करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा एक बार क्रिएट होने के बाद चेंज ना हो, देन यू कैन आइदर गो फॉर टपल और यू कैन गो फॉर फ्रोजन सेट एज पर योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज बोथ ऑफ दीज डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल। तो लिस्ट और सेट म्यूटेबल है, तो इसमें चेंजेस भी अलाउड हैं। तो चलिए सीखते हैं व्हाट आर द मेथड्स रिगार्डिंग सेट डेटा टाइप, जिसकी मदद से हम मैनिपुलेशन कर पाएंगे सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे लिस्ट के अंदर हमने ढेर सारे मेथड्स पढ़े थे, वैसे ही सेट के भी ढेर सारे मेथड्स हैं जिनके मदद से हम सेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। So these are the following methods which we can use for set objects: add, update, copy, pop, remove, discard and clear। एक एक करके इसके एग्जाम्पल के साथ इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। The first method that we are going to discuss is add method. Add method, as the name suggests, is going to add single value inside set object. तो ये मेरे पास एक सेट है जिसका नाम मैंने x रखा है, जिसके अंदर मैंने वैल्यूज डाली है 1 2 3 4 5 और जिसको एनक्लोज किया है कर्ली ब्रेसेस से, ताकि ये सेट कंसीडर हो। तो अगर मैं इसे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट x, अभी इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। परफेक्ट। ओके, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे ऐड करनी है एक वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर। सिंस सेट म्यूटेबल है, तो आफ्टर इट्स क्रिएशन ऑल्सो आई कैन ऐड अ वैल्यू। सो आई विल यूज ऐड मेथड x डॉट ऐड। अब मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, सिंस सेट हिटेरोजीनियस वैल्यूज अलाउ करता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल के आपको दिखाती हूँ। नाउ इफ आई प्रिंट x, तो x के अंदर पाइथन भी चला गया है। तो एक इंडिविजुअल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू ऐड करने के लिए मैं ऐड मेथड का यूज कर सकती हूँ। ऐसे ही आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो। सपोज मैं आपको 10.5 ऐड करके बताती हूँ। तो अब प्रिंट करती हूँ x, तो आ गया 10.5 भी यहाँ पे। ये ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है सेट में, इसलिए और ये जो आउटपुट आता है उसमें रैंडम ऑर्डर में आउटपुट आता है, तो आपको वो नहीं देखना है, बट वैल्यू सारी की सारी होती है। तो यहाँ पे पहले की वैल्यूज भी हैं और जो अभी हमने ऐड की वो वाली वैल्यूज भी आ चुकी हैं। इसी तरीके से आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो। सपोज मुझे ऐड करना है x डॉट ऐड और मैं एक रेंज ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहती हूँ, सो आई कैन डू दैट। मैं रेंज ऑब्जेक्ट सपोज मैं ले लेती हूँ 11 से लेकर 22 तक।
तो ये मैं रेंज ऑब्जेक्ट ऐड कर रही हूँ। अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ x को तो इसके अंदर रेंज ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट एज अ होल चला गया है, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं जाएंगी, ऑब्जेक्ट एज अ होल इस सेट ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया है। वैसे ही अगर मुझे टप्पल लेना हो x डॉट ऐड, इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक टप्पल, इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक टप्पल जैसे कि 111 222 333। ओके, अब मैं प्रिंट करवाती हूँ x, तो एक टप्पल भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल वैल्यू गया है, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज उसके अंदर नहीं जा रही हैं, ये ऑब्जेक्ट एज अ होल एक सिंगल वैल्यू इसके अंदर ऐड हुआ है, क्योंकि ऐड मेथड जो है वो सिंगल वैल्यू डालता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके, सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। बट इसमें आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मुझे अगर ऐड करनी हो वैल्यूज तो वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल वैल्यूज होती हैं जो मैं ऐड कर सकती हूँ सेट के अंदर। ये आपको थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। मैंने कहा कि हेटेरोजेनस वैल्यूज अलाउड होती हैं, हाँ जी बिल्कुल अलाउड होती हैं, बट सेट के अंदर ना तो आप लिस्ट डाल पाएंगे ना ही सेट के अंदर सेट डाल पाएंगे। जैसे हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, तो लिस्ट 1 सपोज मैंने ली थी, लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट ले रही थी, जैसे ये मैंने नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो नेस्टेड लिस्ट मैं ले पा रही थी लिस्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसे प्रिंट करवा रही थी, प्रिंट लिस्ट 1, तो ये परफेक्टली प्रिंट भी हो रहा था, दिस इज लिस्ट 1, ओके। बट अगर मैं सेट के अंदर सेट वैल्यू डालना चाहती हूँ, सपोज मेरे पास ये सेट 1 है, सेट के अंदर मैं सेट वैल्यू डालना चाहती हूँ, ये मैं यहाँ से कर देती हूँ डिलीट और यहाँ पे डाल देती हूँ, सेट के अंदर एक और सेट ऑब्जेक्ट डालना चाहती हूँ, दिस इज 30 एंड दिस इज 40, तो अनहैशेबल टाइप सेट आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सेट के अंदर सेट 1 के अंदर मैं लिस्ट वैल्यू डालना चाहती हूँ, दिस इज 10, 20, ये तो इंटीजर वैल्यूज मैंने डाली, अगर मैं एक लिस्ट डाल देती हूँ 10, ये 30, 40, तो भी आएगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ओके। ये दोनों जो एरर हैं, एरर का मतलब अभी मैं आपको नहीं इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। डिक्शनरी अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूंगी। अनहैशेबल टाइप का मतलब क्या है और वो मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी आपको जब हम डिक्शनरी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेट ऑब्जेक्ट के अंदर आप ना ही लिस्ट डाल पाएंगे ना ही सेट डाल पाएंगे, क्योंकि कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट आप सेट के अंदर नहीं डाल सकते हैं। सेट के अंदर सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स डालने की परमिशन होती है। तो जब आप ऐड भी कर रहे हो ऐड मेथड के थ्रू, अगर आप ऐड मेथड के थ्रू, सपोज मेरे पास ये x था, x ये आपको बता देती हूँ, ये x है और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ये देखो सबसे पहले हमने x लिया था, x में ऐड किया पाइथन, ठीक है, पाइथन ऐड हो गया ये, देन उसके बाद अगर आपको याद हो तो स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल होती हैं, तभी ये पाइथन ऐड हो गया यहाँ पे। ये 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स हैं और इंटीजर एक फंडामेंटल डेटा टाइप है और ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, इसीलिए सेट के अंदर मैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर पा रही हूँ। ये मैंने इंटीजर वैल्यूज ऐड की, देन मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है, देन मैंने फ्लोट वैल्यू ऐड की, वो भी इम्यूटेबल थी, देन मैंने रेंज ऑब्जेक्ट ऐड किया, रेंज ऑब्जेक्ट भी इम्यूटेबल होता है तो वो भी ऐड हो गया, देन मैंने टप्पल इसीलिए ऐड किया क्योंकि टप्पल इम्यूटेबल होता है और वो भी आराम से ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं लिस्ट ऐड करना चाहूँ, सपोज आपको करवा के बताती हूँ कि ऐड मेथड से मैं एक लिस्ट ऐड कर रही हूँ 10, 20, 30, 40, तो आ जाएगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट, क्योंकि मैं लिस्ट और सेट दोनों ही म्यूटेबल हैं जो वो ऐड नहीं कर सकती हूँ सेट के अंदर, इतना याद रखना है। साथ ही साथ सेट के अंदर नेस्टेड सेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, उसका रीजन भी सेम है, क्योंकि सेट के अंदर आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं कर सकते हो, इसलिए सेट के अंदर नेस्टेड सेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड मैथड, दैट इज अपडेट मैथड।
Now update method is used to add multiple values inside the set object. अगर आपको at a time multiple values add करनी है तो add method से आप वो नहीं कर पाओगे. अगर आप add method use करते हो तो error आ जाएगा. मैं आपको example से बताती हूँ. x is equal to आपके पास 1,2 मैं इतनी सी वैल्यूज ले रही हूँ. अगर मैं add method यूज करके अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज डालती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि ऐड मेथड जो है वो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है. तो यानी ऐड मेथड सिर्फ सिंगल वैल्यू ही इंसर्ट कर पाता है सेट ऑब्जेक्ट में. अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है देन आई कैन गो फॉर अपडेट मेथड. अब मैं यूज करूंगी अपडेट मेथड का. तो x डॉट अपडेट, अपडेट के अंदर मैं डाल रही हूँ 3,4. सो नेक्स्ट मेथड इज अपडेट मेथड. अपडेट मेथड को यूज करके हम ऐड कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड सेट ऑब्जेक्ट. जैसे हम ऐड मेथड की मदद से सिर्फ सिंगल वैल्यू डाल पा रहे थे ऑब्जेक्ट में, अपडेट मेथड की मदद से हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वैल्यूज आप अपडेट मेथड के थ्रू डालना चाहते हैं वो आइटरेबल टाइप की होनी चाहिए. मतलब कि जो अपडेट मेथड है इसको मैं एक रीडिफाइन कर दूंगी. यहाँ पे अपडेट मेथड जो है इट विल बी यूज्ड टू ऐड आइटरेबल वैल्यूज इनसाइड सेट ऑब्जेक्ट. आई विल टेल यू हाउ. अब अगर मैं ले लेती हूँ एक एग्जाम्पल 1,2,3,4,5. ओके, ये बन गया एक सेट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 5. ओके डन. अब मेरे को अगर यूज करना था ऐड मेथड का, ऐड मेथड को यूज कर रही थी मैं एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट को डालने के लिए. जैसे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए? स्ट्रिंग के होते हैं, लिस्ट के होते हैं, टपल के होते हैं, रेंज के होते हैं, इवन सेट के होते हैं. ओके तो ये सब आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. आप इनको यूज कर सकते हो एक सेट के अंदर डालने के लिए बट बाय यूजिंग अपडेट मेथड. अगर आप लिस्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं लिस्ट और सेट तो डाल ही नहीं सकती हूँ सेट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अभी मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से डाल सकते हो. व्हाट इज द वे. आप डायरेक्टली तो नहीं डाल पाओगे लिस्ट और सेट की वैल्यूज, लेकिन अभी देखते हैं कि कैसे ये चीज पॉसिबल होगी. तो ये मेरे पास एक सेट है x जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 5. अब मुझे अगर आइटरेबल वैल्यूज डालनी है आई कैन यूज अपडेट मेथड. एंड व्हाई आई सेड मल्टीपल वैल्यूज आई विल टेल यू हाउ. अगर मुझे डालना है सपोज अपडेट मेथड के थ्रू कुछ डेटा x के अंदर. नाउ इफ आई यूज अ लिस्ट डेटा, जो पहले मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था लिस्ट डेटा, तो यहाँ पे मैं लिस्ट डेटा डाल के देखती हूँ कि वो आता है कि नहीं. ये इतना सारा मैंने लिस्ट डेटा ले लिया है और लिस्ट डेटा मैं डालना चाहती हूँ सेट के अंदर. नाउ इफ आई रन इट तो कोई एरर नहीं आया. जैसे पहले ऐड के टाइम पे एरर आ रहा था कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, अभी कोई भी एरर नहीं आया है. नाउ इफ आई प्रिंट एक्स तो देखते हैं कि होगा क्या. आप देख रहे हो जब आप ऐड मेथड यूज कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट एज अ होल ऐड हो रहा था, बट अभी यहाँ क्या हुआ है, इंडिविजुअल वैल्यूज जाके ऐड हुई हैं, ना कि ऑब्जेक्ट एज अ होल ऐड हो गया है. तो इस लिस्ट के अंदर मेरे पास इंटीजर वैल्यूज हैं जो कि इम्यूटेबल हैं. वो वैल्यूज जाके ऐड हो गई हैं सेट के अंदर, ना कि लिस्ट ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है. लिस्ट ऑब्जेक्ट और सेट ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है, वो तो ऐड हो ही नहीं सकता सेट के अंदर. लेकिन इसकी अंदर जो वैल्यूज हैं वो जाके सेट के अंदर ऐड हो गई हैं. इसी तरीके से मैं कोई और भी ऑब्जेक्ट ले लूं जो कि इम्यूटेबल है. सपोज दिस इज अपडेट मेथड. अपडेट मेथड के अंदर मेरे पास रेंज जो है वो इम्यूटेबल होता है, तो ये ले लेती हूँ मैं एक रेंज. रेंज में मैं डाल देती हूँ 11 से 22. नो, 11 से 22 ऑलरेडी है तो मैं ले लेती हूँ 10 से 15 सपोज. तो पहले ऐड के टाइम पे क्या हो रहा था, रेंज ऑब्जेक्ट एज अ होल ऐड हो रहा था, बट अपडेट के टाइम पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यूज ऐड होंगी. अब इसकी भी वैल्यूज जाके ऐड हो गई हैं 10 से लेकर 15 तक. तो दिस इज 10. आई थिंक आई हैव रिपीटेड सम ऑफ द आइटम्स. यहाँ पे मैंने ले लिया था 11, तो 11 तो सिर्फ एक ही बार आएगा. देन 12, 13, 14 एंड 15 तो आना ही नहीं है. तो रेंज की भी वैल्यूज इंडिविजुअली ऐड हो गई हैं इस सेट ऑब्जेक्ट के अंदर.
तो इम्यूटेबल हो या म्यूटेबल हो, अपडेट मेथड के थ्रू क्या हो रहा है बेसिकली, अंदर जो ये जो हमारे पास आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे, इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज ऐड हो रही हैं। अगर मैं एक स्ट्रिंग की एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो देखो, पाइथन एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग बन रही है। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसे ऐड कर रही हूँ, पहले क्या हो रहा था, ऐड मेथड के थ्रू मैं इसे जब ऐड कर रही थी तो एज अ होल, पाइथन एज अ होल ऐड हो रहा था, लेकिन अपडेट मेथड के थ्रू अगर मैं इसे ऐड कर रही हूँ तो आप देखो क्या ऐड हुआ है, इंडिविजुअल वैल्यूज, दिस इज t एंड देन n y p o, इंडिविजुअल वैल्यूज जो स्ट्रिंग के अंदर थी वो जाके ऐड हो गई हैं x के अंदर। तो अगर मैं ऐड मेथड यूज करती फॉर द सेम पर्पस तो क्या होता, अगर मैं प्रिंट करवाऊं x तो पाइथन एज अ होल ऐड हो गया ना, ये देखो पाइथन एज अ होल ऐड हो गया, ये पाइथन एज अ होल ऐड हुआ है, ना कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स। लेकिन अपडेट मेथड के थ्रू मैंने सेम चीज की तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जाके ऐड हो गए। वैसे ही ये जितने भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे अगर मैं अपडेट मेथड के थ्रू ऐड करती हूँ तो इनकी वैल्यूज जाके ऐड हो रही हैं। एंड व्हाई आई सेड मल्टीपल वैल्यूज आर गोइंग टू बी एडेड इनसाइड दिस सेट ऑब्जेक्ट। आप देखो अगर ये रेंज है, इसकी कितनी सारी वैल्यूज होंगी जो कि इसके अंदर चली गई, बट x डॉट अपडेट, तो ये अपडेट मेथड जो है ना, एट ए टाइम ढेर सारे पैरामीटर्स ले लेता है। जैसे अगर मुझे लिस्ट लेनी है, लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स लाइक a एंड देन b, so this is list of elements, then I'll go for a range from 777 to 999 and skipping with suppose 10। ओके, ये मैंने रेंज ले लिया। देन MV's कोड गाइड, ओके, तो मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू भी ले ली, मैंने एक लिस्ट वैल्यू भी ले ली, मैंने एक रेंज ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी ले ली है। ये सारी की सारी चीजें एट अ टाइम मैं सेट में डालना चाहती हूँ, मल्टीपल वैल्यूज मैं सेट के अंदर डालना चाहती हूँ। आई कैन डू दैट विदाउट एनी एरर। ये चीज रन हो गई है। अब मैं प्रिंट करवाऊंगी x, तो सारा का सारा डेटा जो मैंने डालने की कोशिश की थी, यू डोंट नीड टू लुक एट दिस डेटा, आपको बस मैं बता रही हूँ कि सारा का सारा डेटा जो है एट अ टाइम ऐड हो पा रहा है, जो कि ऐड मेथड के थ्रू नहीं हो पाता, अपडेट मेथड के थ्रू मैं मल्टीपल पैरामीटर्स ले पा रही हूँ। ऐड मेथड में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट डाल सकते थे, अपडेट मेथड में आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि ऐड अपडेट मेथड जो है वो ऐड कर सकता है मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड द सेट ऑब्जेक्ट। बट दूसरी चीज मैंने बोली, ये आइटरेबल वैल्यूज ही डालेगा, जैसे कि ये मेरे पास आ गया लिस्ट, ये आ गया मेरे पास रेंज, ये आ गया मेरे पास स्ट्रिंग। अगर मैं इसमें नॉन आइटरेबल वैल्यूज डालूंगी तो एरर आएगा। x डॉट अपडेट में अगर मैं नॉन आइटरेबल वैल्यू डालती हूँ, नॉन आइटरेबल वैल्यू जैसे कि 10, जैसे कि 10.5, ये सब डालूंगी तो आ जाएगा इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ओके, तो इसीलिए एरर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ आइटरेबल वैल्यूज डालनी है अपडेट मेथड के थ्रू। अगर आपको ऐड मेथड यूज करना है तो आपको सिंगल वैल्यू डालनी है, और वो भी सिर्फ आप इम्यूटेबल टाइप की वैल्यूज डालेंगे। बट अपडेट मेथड में क्या है, इम्यूटेबल म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, आइटरेबल का कॉन्सेप्ट है। आइटरेबल वैल्यूज डालनी है आपको और मल्टीपल वैल्यूज आप डाल पाएंगे। Now, before I move to the next method, I would like to tell you how duplicacy is handled inside set. तो individually मैंने वो डिस्कस नहीं किया था पार्ट, मैं आपको individually डिस्कस करके बताती हूँ। सपोज मेरे पास ये सेट 1 है जिसके अंदर मैं ढेर सारी वैल्यूज डाल रही हूँ, 10, 10, 10, 10, 10, 10, तो कितनी बार मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। ये रन भी हो रहा है। डुप्लीकेट वैल्यूज मैंने कहा कि अलाउड नहीं होती हैं, तो अगर मैं प्रिंट करती हूँ सेट 1 तो सिर्फ एक बार ही 10 आएगा, चाहे जितनी मर्जी बार आप डुप्लीकेट वैल्यूज डालो, कोई उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ एक बार ही कंसीडर किया जाएगा एक वैल्यू को, जो कि एक ही बारी आएगी। अब आप प्रिंट कर रहे हो तो 10 सिर्फ एक बार आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इनसाइड सेट एंड दिस इज द प्रूफ फॉर दैट।
Now let us move on towards the next method. Next method is copy method. Copy method, as the name suggests, it is used to create a copy of set object. ओके, एक सेट ऑब्जेक्ट का होल टुगेदर न्यू कॉपी क्रिएट करना है मुझे, तो वो मैं यूज कर सकती हूँ कॉपी मेथड का और बना सकती हूँ। तो मेरे पास सेट 1 है, सेट 1 तो है ही ऑलरेडी आपके पास। अब सेट 2 क्रिएट करती हूँ। सेट 2 के अंदर मैं डालना चाहती हूँ सेट 1 डॉट कॉपी, तो कॉपी मेथड यूज कर लिया मैंने। अब सेट 1 जो है वो ऑल टुगेदर एक अलग ऑब्जेक्ट है और सेट 2 जो है वो ऑल टुगेदर एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये मुझे कैसे पता लगेगा? आईडी से। आईडी मेथड मुझे बता देगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस जो है अलग अलग है। तो सेट 1 का एड्रेस इज समथिंग लाइक दिस एंड सेट 2 का एड्रेस इज समथिंग डिफरेंट। सेट 2 का एड्रेस सेट 1 से मैच नहीं कर रहा है एंड दिस इज द प्रूफ कि ये दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। सेट 1 की एक होल टुगेदर न्यू कॉपी क्रिएट हुई है, ना कि एक एलाइसिंग क्रिएट हुई है। एलाइसिंग और क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे एक क्लोन क्रिएट हो रहा है, एक कॉपी क्रिएट हो रही है, ना कि एक एलाइस क्रिएट हो रहा है। एलाइस क्रिएट कैसे होता? सेट 2 इज इक्वल टू सेट 1 लिख देती मैं, या मैं लिख रही हूँ सेट 3 इज इक्वल टू सेट 2। अब सेट 3 जो है वो एलाइस है सेट 2 का। ये मुझे कैसे पता लगेगा? क्योंकि मैं अगर सेट 3 की आईडी चेक करूंगी दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज सेट 2। नाउ सेट 3 इज एन एलाइस ऑफ सेट 2 एंड सेट 1 की कॉपी है सेट 2। नेक्स्ट मेथड इज पॉप मेथड एंड रिमूव मेथड। ये दोनों के दोनों मेथड हम यूज करते हैं टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम सेट ऑब्जेक्ट। पॉप मेथड का यूज करेंगे अगर हम, तो रैंडमली कोई भी एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव होना है। और अगर हम रिमूव मेथड का यूज करेंगे तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, तो वो स्पेसिफाइड एलिमेंट ही रिमूव होगा सेट के अंदर से। पॉप और रिमूव मेथड दोनों के दोनों ही हमारे पास लिस्ट में भी थे। टपल में ऑब्वियसली नहीं थे क्योंकि वो इम्यूटेबल था, बट लिस्ट में हमारे पास थे। तो रिमूव मेथड तो एग्जैक्टली सेम वर्क करेगा जैसे लिस्ट में कर रहा था। रिमूव मेथड के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट जो भी वैल्यू का नाम देंगे वो वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएगी सेट ऑब्जेक्ट के अंदर से। बट लिस्ट के अंदर पॉप मेथड कैसे वर्क कर रहा था? पॉप के अंदर हम इंडेक्स वैल्यू डालते थे। जो भी इंडेक्स वैल्यू डाल रहे थे वो वाली जगह से, वो वाली इंडेक्स वैल्यू से जो भी डेटा था वो रिमूव हो रहा था। आई विल टेल यू हाउ। दिस इज लिस्ट 1। लिस्ट 1 के अंदर मैं डेटा ले रही हूँ 10, 20, 30, 40 एंड लिस्ट की इंडेक्स पोजीशन 2 पे देखते हैं क्या है। लिस्ट 1 की इंडेक्स पोजीशन 2 पे क्या है? 30। तो अगर मुझे रिमूव करना था यूजिंग पॉप मेथड, ये मैं लिस्ट के बारे में आपको पहले बता रही हूँ ताकि मैं रिलेट कर सकूं। लिस्ट 1 डॉट पॉप कर रही थी मैं पोजीशन नंबर 2, तो क्या पॉप हो रहा था? 30 पॉप हो रहा था। मतलब पॉप जो है वो उसका एक रिटर्न टाइप होता है। पॉप जो है वो रिटर्न करता है जो भी एलिमेंट वो डिलीट करेगा, वो रिटर्न करके बता देता है कि क्या एलिमेंट डिलीट हुआ है। दिस इज द इंडेक्स पोजीशन और इंडेक्स पोजीशन 2 पे था 30, तो 30 रिमूव हो गया। अगर अब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं तो लिस्ट 1 के अंदर 30 रिमूव हो चुका है। लेकिन रिमूव मेथड कैसे वर्क कर रहा था? लिस्ट 1 डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर मैं डाल रही हूँ 40। तो मुझे जो एलिमेंट रिमूव करना है वो मुझे रिमूव के अंदर डालना होता है, ना कि इंडेक्स। पॉप के अंदर इंडेक्स वैल्यू डालनी होती है, रिमूव के अंदर मुझे एलिमेंट का नाम डालना होता है जो भी एलिमेंट मुझे रिमूव करना है। अगर अब मैं लिस्ट 1 चेक करूं तो लिस्ट 1 के अंदर 40 भी रिमूव हो गया। दिस इज 10 एंड 20 ओनली। ये बात हो गई लिस्ट की, बट हमारे पास अभी हम पढ़ रहे हैं सेट। सेट के अंदर पॉप की वर्किंग थोड़ी सी अलग है। रिमूव मेथड सेम वर्क करता है। सपोज मेरे पास एक सेट ऑब्जेक्ट है x जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल रही हूँ। ये सारी वैल्यूज मेरे सेट के अंदर हैं। अभी सपोज मुझे पॉप मेथड यूज करना है, तो पॉप मेथड के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स यूज नहीं कर सकती हूँ। लिस्ट के अंदर मुझे इंडेक्स वैल्यूज डालनी होती हैं पॉप मेथड के अंदर, बट सेट के अंदर इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, तो इंडेक्स वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप डालोगे तो एरर आएगा, क्योंकि सेट ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप पॉप मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो एरर आएगा।
अब आपको इसको ऐसे ही रन करना है। तो रैंडमली 999 इसने पॉप आउट कर दिया है। एक और बार पॉप मेथड यूज करते हैं तो रैंडमली 777 इसने पॉप आउट कर दिया है। प्रिंट करके देखते हैं एक्स में अब क्या क्या बचा है। तो यहाँ से 777 भी गायब हो गया, 999 भी गायब हो गया, बाकी की चीजें बची हुई हैं। ठीक है, अब पॉप मेथड रैंडमली कुछ भी रिमूव करता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम क्या रिमूव कर सके। तो अगर हमें स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है अपने सेट के अंदर से, तो हम रिमूव मेथड का यूज करेंगे। एक्स डॉट रिमूव लिख के मुझे उस एलिमेंट का नाम बताना होता है जो मुझे रिमूव करना है। तो सपोज 111 मुझे रिमूव करना है। नाउ इफ आई प्रिंट एक्स, तो 111 जो है वो रिमूव हो गया है। तो रिमूव और पॉप में यही फर्क है। पहला फर्क है कि रिमूव मेथड जो भी रिमूव करेगा वो उसे रिटर्न करके बताता नहीं है कि उसने क्या रिमूव किया है, और पॉप मेथड जो भी रिमूव करता है वो आउटपुट में बता भी देता है कि क्या रिमूव हुआ है। पॉप के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, रैंडमली कुछ भी रिमूव होगा सेट के अंदर से। बट रिमूव जो है वो कंट्रोल हमारे हाथ में देता है कि हमें क्या रिमूव करना है। तो हम अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। बट रिमूव मेथड की एक और बात है कि अगर आप कोई ऐसी चीज रिमूव करने को बोल देते हो जो सेट के अंदर है ही नहीं है, तो एरर आ जाएगा। एक्स डॉट रिमूव, अगर सपोज मैं इसको बोलती हूँ कि 111 रिमूव करो, तो अभी अभी मैंने 111 जो है वो रिमूव कर दिया है सेट के अंदर से, तो अब 111 है नहीं। अगेन इफ आई आस्क पाइथन इंटरप्रेटर टू रिमूव 111 फ्रॉम दिस एक्स ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा कि एरर आ गया, क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक है नहीं तो रिमूव कैसे होगा। ठीक है, अब एरर से बचने के लिए या तो मेरे को चेक करना है, मुझे ध्यान रखना है कि मैं वही वाली वैल्यू रिमूव करने को बोलूं जो ऑलरेडी सेट के अंदर है, अदरवाइज एरर आएगा। और आई कैन गो फॉर अनदर मेथड, दैट इज डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड मेथड को यूज करके मैं इस चीज से बच सकती हूँ कि एरर ना आए। अगर मैं डिस्कार्ड मेथड का यूज करती हूँ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम सेट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि अगर वो एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर तो भी एरर नहीं आएगा, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम एज रिमूव मेथड। अगर x डॉट डिस्कार्ड मेथड का यूज करके मैं लिख रही हूँ 111, तो क्या हो रहा है, एरर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, रिमूव भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि x के अंदर 111 है ही नहीं। तो क्या रिमूव होगा, कुछ रिमूव नहीं होगा। तो एरर भी नहीं आया, रिमूव भी कुछ नहीं हुआ, हम बच गए एरर से। बस इतना ही फर्क है डिस्कार्ड और रिमूव में। रिमूव की वजह से एरर आ गया, डिस्कार्ड की वजह से एरर नहीं आएगा, तो बच जाएंगे। बाकी इट इज एग्जैक्टली सेम, तो कुछ ऐसा अलग इसमें है नहीं अलग से डिस्कस करने वाला। देन द लास्ट मेथड वी नीड टू डिस्कस इज क्लियर मेथड। तो ये मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। क्लियर मेथड इज यूज टू रिमूव all the elements from set object। ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ आपको रिमूव करने हैं सेट ऑब्जेक्ट में से, तो आप क्लियर मेथड यूज कर सकते हो। x डॉट क्लियर मैंने लिख लिया, बट बिफोर दैट मैं आपको प्रिंट करवा देती हूँ। अभी x के अंदर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब मुझे ये सारा का सारा डेटा क्लियर करना है, तो आई विल यूज x डॉट क्लियर एंड ये सारा का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। अब मैं प्रिंट करूंगी x, तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट किससे डिनोट हो रहा है, सेट फंक्शन से। तो ये अब सेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ये सारा का सारा डेटा रिमूव हो गया। सो ऑल दीज आर मेथड्स जिनकी मदद से हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं किसके अंदर, सेट के अंदर। ऐड और अपडेट मेथड हमने पढ़ा एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए सेट के अंदर। देन हमने पॉप और रिमूव और डिस्कार्ड मेथड पढ़ा एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए किसके अंदर से, सेट ऑब्जेक्ट के अंदर से। देन हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए पढ़ा क्लियर मेथड, जिसकी मदद से सारे के सारे एलिमेंट्स एट अ टाइम ही रिमूव हो जाते हैं सेट ऑब्जेक्ट के अंदर से। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट। तो जैसे हमने बाकी डेटा टाइप्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े थे, कंकैटिनेशन और रेपिटिशन, जिसमें प्लस और स्टार ऑपरेटर का यूज किया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, तो वो ऑपरेशन सेट में पॉसिबल नहीं है।
ना ही कंकैटिनेशन ना ही रेपिटेशन, दोनों ही सेट में पॉसिबल नहीं होते हैं। वो लिस्ट के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो यहाँ अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन सेट के बारे में मैथ्स में भी आप पढ़ते हैं, और सेट में आप यूनियन, इंटरसेक्शन और बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं। वो वाले ऑपरेशंस आप पाइथन में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, symmetric difference. So these are the four mathematical operations that can be performed on set objects. तो इनको हम एक डायग्राम से ही हमेशा समझते हैं, मैथ्स में भी हम डायग्राम से इजीली समझ पाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए ये सारे के सारे ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम कंसीडर कीजिए, ये मेरे पास है सेट x और ये है मेरे पास सेट y, ठीक है। इसके आप एलिमेंट्स कंसीडर कर लीजिए 11, 22, 33 और 44, और इसमें है 33, 44, 55 एंड 66। ये दोनों एलिमेंट्स मैंने ये ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिए हैं, तो ये इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। x के अंदर है 11, 22, 33, 44, तो ये x ऑब्जेक्ट है, और y के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिए हैं। ये डायग्राम आप याद रखिए, और फिर अब हम इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑपरेशन, और यूनियन ऑपरेशन जो है इट रिटर्न्स ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। तो हमारे पास जो x है, ये आप डायग्राम कंसीडर कीजिए, ये जो x है, x के अंदर एलिमेंट्स थे 11, 22, 33, 44, मैंने अभी आपको बताया, और वैसे ही y के अंदर थे 33, 44, 55, 66। तो यूनियन क्या है, पूरा का पूरा ये जो मैंने ग्रे में शेड किया है, ये ग्रे कलर में जो जो डेटा है वो सारा का सारा यूनियन के अंदर आएगा। बट सेट के अंदर आपको पता है कि रेपिटेटेड डेटा या डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं होता है, तो डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ एक बार आएगी, यानी 33 और 44 जो कि दोनों में है, एक्स में भी है वाई में भी है, वो सिर्फ एक बार आएगा, और बाकी के भी आ जाएंगे यूनियन के अंदर। तो पाइथन में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका है, सिंटेक्स है x डॉट यूनियन, यूनियन मेथड है, और x और y जो है मेरे पास सेट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो x डॉट यूनियन ऑफ y करूंगी तो आउटपुट आएगा ये सारे के सारे एलिमेंट जो दोनों में है, x में भी है y में भी है। 33 और 44 दो बार आना चाहिए था, लेकिन सेट के अंदर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, तो 33 और 44 सिर्फ एक बार आएगा। ऐसे ही जब आप मैथ्स में भी यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो भी जो डुप्लीकेट डेटा है वो आप दो बार नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी सारा का सारा डेटा एज इट इज आप लिख रहे हैं विदाउट डुप्लीकेसी। So this is union operation which is going to return all elements present in both the sets. Okay. Then आप सीखते हैं intersection. Intersection returns common elements present in both x and y. तो ये ग्रे में जो मैंने शेड किया है वो कॉमन एरिया है जो x और y आपस में शेयर कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन को लिखने का सिंटेक्स है x डॉट इंटरसेक्शन ऑफ y, या आप x के साथ एंड ऑपरेटर यूज करके y लिखेंगे तो भी इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा अगर x और y दोनों सेट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों के दोनों सेट ऑब्जेक्ट हो, तभी सेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो x और y दोनों सेट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर अगर मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो वो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा, ना कि एंड ऑपरेशन होगा। या मैं इंटरसेक्शन मेथड यूज कर सकती हूँ, x डॉट इंटरसेक्शन ऑफ y। तो क्या रिटर्न होगा, ओनली द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ x एंड y। तो दोनों में x और y में कॉमन क्या था, 33 और 44, तो आउटपुट आएगा 33 और 44, क्योंकि इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही प्रिंट करवाएगा। थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस। तो डिफरेंस रिटर्न्स द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x बट नॉट y, वो वाले एलिमेंट्स जो x में तो हैं बट y में नहीं है। तो अगर आप ये ग्रे शेडेड एरिया देख रहे हैं तो 11 और 22 y में नहीं था, y में क्या क्या था, 33 था, 44 था, 55 था, 66 था। ऑल्दो x में भी 33 और 44 था, बट दैट इज प्रेजेंट इन y ऑल्सो, तो दैट इज एक्सक्लूडेड। डिफरेंस में सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स शो होंगे जो सिर्फ x में है और y में बिल्कुल नहीं है। तो 11 और 22 y में नहीं है, इसीलिए आउटपुट आएगा 11 और 22। इसको लिखने का सिंटेक्स है x डॉट डिफरेंस y। डिफरेंस मेथड का यूज कर रहे हैं, x डॉट डिफरेंस ऑफ y, या मैं
माइनस ऑपरेटर का यूज करूंगी x माइनस वाई। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि x और y दोनों ही सेट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, पहले से डिफाइंड होने चाहिए, तभी आउटपुट सही से आएगा, अदरवाइज एरर आएगा। सो दिस इज डिफरेंस ऑपरेशन विच इज गोइंग टू रिटर्न द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। ये जो ग्रे शेडेड एरिया है, इससे आपको समझने में आसानी हो रही होगी कि क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ 11 और 22। And the fourth operation is symmetric difference. Symmetric difference is exactly opposite of the intersection. जो intersection में आउटपुट आ रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। intersection में सिर्फ कॉमन वाला आउटपुट आ रहा था, और symmetric difference में आप देख रहे हो कॉमन को छोड़ के बाकी सारा मैंने ग्रे शेड किया है जो हमारा आउटपुट होने वाला है। तो symmetric difference क्या रिटर्न करता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर x और y बट नॉट इन बोथ। जो दोनों में कॉमन है वो चीज एक्सक्लूड करके सिर्फ वो वाली चीजें आती हैं जो एक्सक्लूसिवली या तो सिर्फ x में है या तो सिर्फ y में है। जो दोनों में कॉमन है वो चीज एक्सक्लूड हो जाती है इस ऑपरेशन में। तो इसको लिखने का सिंटेक्स है x डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ y, या मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, आउटपुट आएगा 11, 22, 55 एंड 66। तो 33 और 44 एक्सक्लूड हो गया, सिर्फ ये जो ग्रे शेडेड पोर्शन है यही हमारा आउटपुट होता है। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो सेट के अंदर आप परफॉर्म करवा सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। ये चारों के चारों ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सेट डेटा टाइप में। ये बाकी डेटा टाइप्स में होते नहीं है, सिर्फ इसी के लिए एक्सक्लूसिव है, तो इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। Then we have membership operators in and not in। तो एक सेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरे पास पाइथन है, स्ट्रिंग है, जिसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ सेट के अंदर बाय यूजिंग टाइपकास्टिंग फंक्शन। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भूल नहीं जाओ कि सेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के और भी वेज होते हैं। मेरे को हर बारी कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकती हूँ सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर मैं सेट टाइपकास्टिंग फंक्शन ले रही हूँ और स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रही हूँ, इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो अगर अब मैं चेक करना चाहूं कि P प्रेजेंट है कि नहीं सेट में, तो मैं यूज कर सकती हूँ इन ऑपरेटर का। वेट आई विल शो यू एन एग्जांपल फॉर दिस। तो ये ले लिया मैंने एक सेट जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ पाइथन। ये सेट टाइप कास्टिंग फंक्शन है, इसके अंदर मैंने डाल दिया पाइथन। नाउ लेट अस प्रिंट व्हाट इज इनसाइड सेट ऑब्जेक्ट। तो ये अल्फाबेट्स इंडिविजुअली चले गए किसके अंदर, मेरे सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है, कौन सा नहीं है। इफ आई वांट टू चेक वेदर P इज इनसाइड S और नॉट, मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी प्रिंट P का केस ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपर केस में यूज किया है। सो P इन S, तो ट्रू आ गया क्योंकि P इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं चेक करना चाहूं कि Z है या नहीं है, ऑब्वियसली Z नहीं है तो आ जाएगा फॉल्स। वैसे ही नॉट इन भी इसमें भी वर्क करेगा। अगर मैं Z में ही चेक करती नॉट इन, तो Z इज नॉट प्रेजेंट इन S, तो आ जाएगा ट्रू क्योंकि Z प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। इससे हम चेक कर सकते हैं मेंबरशिप, यानी सेट के क्या क्या मेंबर्स हैं और क्या क्या मेंबर्स नहीं है। नेक्स्ट इज सेट कॉम्प्रीहेंशन। तो हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा था और हमने देखा था कैसे हम फ्यू स्टेप्स के अंदर एक 1 लाइन कोड लिख के हम एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। हमारे पास कुछ सिंटेक्स था, आई होप आपको याद होगा। तो जैसे हम लिस्ट में कॉम्प्रीहेंशन क्रिएट कर पा रहे थे, हमने देखा था कि हम टपल में नहीं कर पाते हैं। टपल कॉम्प्रीहेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, टपल कॉम्प्रीहेंशन वाज नॉट पॉसिबल। टपल कॉम्प्रीहेंशन अगर हम करने की कोशिश कर रहे थे तो जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, ना कि टपल ऑब्जेक्ट। तो टपल कॉम्प्रीहेंशन इज नो कॉन्सेप्ट, बट सेट कॉम्प्रीहेंशन इज पॉसिबल। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ सेट कॉम्प्रीहेंशन की। सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है लिस्ट की तरह, तभी मैंने सिंटेक्स नहीं लिखा है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताई है। इसे मैं रन करके भी बताऊंगी आपको।
तो ये मैं आपको शो कर रही हूँ सिंटेक्स। अगर मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाना था तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने थे, अब मैं यहाँ पे सेट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं कर्ली ब्रेसेस ले रही हूँ। सिंटेक्स बाकी का सेम है। इंटरनली मुझे 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज एक्सप्रेशन, सेकेंड इज फॉर लूप, एंड देन इफ कंडीशन। एंड इफ कंडीशन इज ऑप्शनल हेयर ऑल्सो। अगर मुझे इफ कंडीशन लगानी है तो मैं लगा सकती हूँ या मैं इसे इग्नोर भी कर सकती हूँ, बट एक्सप्रेशन और फॉर लूप मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो मुझे कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए यूज करना है एक ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैं एक सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ, उसका नाम रख दूंगी एस। अब मैं ले रही हूँ कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे लेना है एक्सप्रेशन और फॉर लूप। तो जैसे मैंने लिस्ट में क्रिएट करने के लिए एक इजी तरीका आपको बताया था कि मैं पहले एक्सप्रेशन ना लेते हुए मैं पहले फॉर लूप ले रही थी, यहाँ पे भी मैं आपको एक इजी तरीके से बताती हूँ। फॉर x इन रेंज ऑफ 10, ये मैंने ले लिया एक फॉर लूप। सिंपली मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो s में सेव करवाने हैं। तो मैं ले रही हूँ फॉर x इन रेंज ऑफ 10, और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या ले लूंगी, x। बस सिंपल इतनी सी चीज लिखनी है, कोई इफ कंडीशन नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है, रन करना है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट s, तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक वो मेरे s के अंदर चले गए हैं, यानी एक सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है एक ही लाइन के अंदर यूजिंग सेट कॉम्प्रिहेंशन। इसी तरीके से मैं एक कॉम्प्लेक्स कोड भी लिख सकती हूँ एक लाइन के अंदर। तो सपोज मुझे इवन नंबर्स स्टोर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर स्टोर करने हैं मुझे अपने सेट के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगी, मुझे फॉर लूप तो यहाँ पे भी लेनी है। फॉर x इन रेंज ऑफ, सपोज रेंज ऑफ 10 से लेकर 100, सो 101 यहाँ ले लूंगी। तो मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी, इफ x mod 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरी कंडीशन हो गई ताकि मैं चेक कर सकूं कि इवन नंबर्स ही मेरे सेट के अंदर जाएं। तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, x। नाउ लेट अस सी, या इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी कर लेती हूँ समझने के लिए। आई विल बी यूजिंग 0 से लेकर 21 ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। सो दिस इज माई फॉर लूप, दिस इज माई कंडीशन एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। ये x को मैं x ही छोड़ रही हूँ अभी। अब देखते हैं S1 के अंदर क्या आएगा। सो दिस इज द सिंटेक्स एरर। ये आगे सारे के सारे इवन नंबर्स 0 से लेकर 20 तक S1 के अंदर मैंने एक सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर मैं इवन नंबर्स डाल रही हूँ। पूरी की पूरी लूप भी चलाई, इफ कंडीशन भी लगाई और एक्सप्रेशन भी लिखा, लेकिन सिर्फ एक लाइन में। इसी सेम टास्क को अगर मुझे कॉम्प्रिहेंशन के बिना करना होता तो मैं कैसे करती, S2 मुझे लेना पड़ता। सपोज मैं S2 ले रही हूँ, एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया। देन मुझे लेनी पड़ती एक फॉर लूप, फॉर x इन रेंज ऑफ 0 से लेकर 20। सो इसके अंदर मुझे एक इफ कंडीशन लेनी पड़ती, इफ x mod 2 इक्वल्स टू 0। फिर मैं क्या करती, s2 डॉट एड, एंड एड क्या करना था मुझे, x। सेम चीज जो यहाँ पे मैंने एक लाइन में की वो इतनी लाइन में करने से भी पॉसिबल थी, बट एडवांटेज आपको आपके सामने है। इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ा आपको सिर्फ एक लाइन में ही सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को मिल गया सेट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। तो सेट कॉम्प्रिहेंशन का आपको फायदा तो पता ही है, आपके सामने है कि ये कोड कॉम्पैक्ट हो गया। जब आप बड़ी से बड़ी कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको वन लाइन की कोडिंग बहुत हेल्पफुल रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है प्रोग्राम की, सो इट इज वेरी हेल्पफुल। इसी तरीके से मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे बताई हैं जिसमें मैं एक्सप्रेशन को चेंज कर रही हूँ। x इंटू एक्स लिखा है और 2 रेज टू पावर x लिखा है। बाकी फॉर लूप रखी है और इफ कंडीशन यूज नहीं करते हुए मैंने आपको आउटपुट बताया है। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया है और सेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम दे रही हूँ मैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डिफरेंट वॉवल्स प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड। तो ये प्रोग्राम आपको करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख दीजिए। मैं इसका सोल्यूशन अपने ब्लॉग में डालूंगी और वेट करूंगी कि आप भी कमेंट कर, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, मुझे इसका सोल्यूशन प्लीज बताइएगा।
So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.